भारत सौर ऊर्जा की दिशा में तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन सौर ऊर्जा के विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा कि 2028 तक भारत इसमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। अब यह घोषणा की गई है 11 सितंबर 2025 को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। इस घोषणा के क्या मायने हैं, इस घोषणा के तहत किन कदमों की तरफ आगे बढ़ना होगा, किन कदमों को बढ़ाना होगा, इन सभी पक्षों को समझेंगे कि वास्तव में इस तथ्य के पीछे वो क्या बातें प्रमुख रूप से कही जा रही हैं। और सौर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सौर ऊर्जा को हम उसके माध्यम से बिजली बना सके, बल्कि सौर ऊर्जा का जो निर्माण हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम आत्मनिर्भर हो सके। तो इसी ओर इशारा किया गया है और 2028 तक पूरी तरह से स्वदेशी सौर विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने की दौड़ में भारत है, ये बात कही गई है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। अब इस घोषणा के मायने क्या हैं, इस विषय पर आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इनफोकस के आज इस वीडियो में सौर निर्माण इकोसिस्टम कैसे बेहतर होगा इस दिशा में बात की जाएगी। अब देखिए, इसमें अभी क्या होता है, सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन तो हम कर रहे हैं। 2030 तक हमने जो लक्ष्य रखा है उसमें काफी हद तक हमने 5 वर्ष पहले जो लक्ष्य था उसको अचीव भी किया है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें यह है कि आयात पर अभी भी हमारी निर्भरता ज्यादा है। जिन चीजों की वजह से सौर ऊर्जा बनाई जाती है उन चीजों का निर्माण, उन पूरे के पूरे इकोसिस्टम का निर्माण भारत में हो, अब इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर भारत में उसका निर्माण होगा, मान लीजिए सौर सेल होती है, सौर सेल अगर हम बाहर से आयात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वो महंगी है। इसके लिए सरकार अभी सब्सिडी देती है। तो उस ऊर्जा को अगर हम सस्ता बना ले, वो सस्ता कैसे बनेगा? जब उस पर लागत कम आएगी। और ये लागत कब कम आएगी? जब हम इसको, जिन चीजों को हम बाहर से आयात कर रहे हैं उनको हम भारत के अंदर ही बनाने लगे। तो इसी दिशा में ये घोषणा की गई है और यह भी कहा गया है कि भारत इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे क्या होगा? हमारी आयात पर निर्भरता कम होगी, रोजगार और निवेश भारत में बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत में बनी हुई इकोसिस्टम के माध्यम से अगर आप करेंगे तो इससे भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महाशक्ति बनने के रूप में तो आप स्थापित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप इसके माध्यम से भारत को इस दिशा में रोजगार सृजन और साथ साथ बाहर का जो इन्वेस्ट है उसको भी लाने में सहायता करेंगे। तो कैसे होगा ये सब कुछ, इसी विषय पर बात करेंगे। सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता कब तक? तो 2028 तक ये कहा जा रहा है कि भारत एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर लेगा जहां पर मैन्युफैक्चरिंग पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बेहतर होगा। तो भारत, यही खबर है हमारी आज की, सौर जो विनिर्माण है यानी सोलर मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहता है और उसके लिए जो डेडलाइन इसने बताई है कि हम 2028 तक ऐसा कर भी लेंगे। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम की बात की जा रही है, वास्तव में ये इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं कि जो सौर ऊर्जा बनाई जाती है तो उसमें सौर सेलें होती हैं और इनका निर्माण किससे होता है? तो इनका निर्माण होता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक ऐसा तत्व है जो कि ऊर्जा को बिजली में बदलने का काम करता है। बेसिक जो हमको मटेरियल होता है उसमें वो सिलिकॉन होता है। तो सबसे पहले तो इस इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? तो सबसे पहला जो बेसिक तत्व है वो आपका सिलिकॉन है। सिलिकॉन अभी जो है उसको फिर क्या किया जाता है? उसको प्रोसेस किया जाता है, यानी कि वो उसमें अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को पहले दूर किया जाता है और सिलिकॉन की जो प्यूरिफिकेशन है वो प्रक्रिया होती है और उसके माध्यम से यहां पर आप देख रहे हैं ये सिलिकॉन है, एक ऐसा सिलिकॉन है जो कि अशुद्धियों से भरा हुआ है। सबसे पहले उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। उस प्रोसेसिंग के बाद ये जो बनता है, इसको आप देख रहे हैं, इसको इंगट बनाना कहते हैं। अब इंगट जो होता है, इंगट की अगर बात करेंगे तो सिलिकॉन को अगर हम देखें क्या होता है सिलिकॉन, तो एक बड़ा ठोस सिलेंडर या ब्लॉक जो अगले स्टेप के लिए कच्चा मटेरियल बनता है वो क्या होता है? सिलिकॉन से बना हुआ वो इंगट होता है। और इंगट, इसी इंगट से फिर क्या बनेगा? इसी इंगट से बनेगा वेफर। वेफर, इसका मतलब इस इंगट को पतली पतली हम कह सकते हैं परतों में काट के इसमें ढेर सारे वेफर बनते हैं। वेफर क्या होगा? तो वेफर इंगट को ही पतली स्लाइस में डिवाइड किया जाता है, काटा जाता है और इसमें जो फोटोवोल्टिक या पीवी जिसको कहते हैं सेल बनाने के लिए ये एक तरह से बेस मटेरियल के रूप में काम करेगा। क्या काम करेगा? जब इंगट को पतली पतली स्लाइस में काटा जाएगा, इस वेफर को हम इस्तेमाल करेंगे फोटोवोल्टिक जो सेल बनती है उसमें। फिर इस रूप में कुछ ये दिखाई देने लगता है। फिर इससे क्या होता है? सेल बनाया जाता है और इन्हीं सेलों से, जो सेल होगा सोलर सेल होगा, वेफर पर प्रोसेस करके छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। सोलर सेल क्या होता है? वेफर को ही प्रोसेसिंग की जाती है उसकी
और उसको छोटा किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक बनाया जाएगा जो सूर्य की रोशनी को क्या करेगा, सीधे सौर ऊर्जा में, बिजली में बदलने का काम करता है। तो इस तरह से अगली इकाई आपकी वेफर थी, वेफर के बाद सौर सेल बनाते हैं। फिर इन्हीं सौर सेलों को, जो ढेर सारी सौर सेलर होती हैं, उन सौर सेलें जो होती हैं, सोलर सेल जो होती हैं, उसको क्या करते हैं, सोलर मॉड्यूल या पैनल में हम उसको परिवर्तित करते हैं, जो नीचे यहां पर दिखाई दे रहा है। पैनल में क्या होता है, ढेर सारी आपकी जो सोलर सेल्स होती हैं वो लगी होती हैं, यानी कि कई मॉड्यूल्स को जब जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सोलर सेल बन जाएगा। और फिर उसको जब कई मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ने के बाद हम फिर उसको और बड़े रूप में देते हैं। इनको भी जब एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो फिर आपका सोलर फॉर्म बन जाता है। फिर और बड़ा उसमें सिस्टम लगा देते हैं, उसमें इन्वर्टर भी जोड़ दिया जाता है। तो सोलर फॉर्म या सिस्टम में जो इन्वर्टर होता है इसलिए लगाया जाता है कि जो डायरेक्ट करंट होता है उस डायरेक्ट करंट को, यानी डीसी को एसी में वो अल्टरनेट करंट में बदल देता है ताकि वो ग्रिड में उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो ये सारी प्रक्रिया होती है और इस पूरे प्रक्रम को, इसको क्या कहा जाएगा, एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कहा जाता है। अब इसका निर्माण कैसे होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो सारी ये चीजें हैं, अगर भारत में ही इनको बनाया जाने लगे तो इसका मतलब भारत में ही जो अभी बाहर से हम चीजें मंगा रहे हैं वो भारत में ही होने लगेगा। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में होने लगेगी, इसकी इंजीनियरिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यहाँ होगा, लॉजिस्टिक्स से लेकर इसका जो भी सर्विसिंग है वो सारी प्रक्रिया जब यहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें निवेश भी आएगा, नौकरियां भी बनेंगी। तो ये सारे इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात यहां पर कही गई है और ये कहा गया है कि 2028 तक जाते जाते हम ऐसा करने में सक्षम भी हो जाएंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है, सबसे पहला महत्व तो यही है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है यानी ऊर्जा सुरक्षा है, उस दिशा में हम एक महाशक्ति हो जाएंगे, क्योंकि अभी इस पे जो लागत आती है वो ज्यादा आती है। इस तरह से अगर भारत में निर्माण होगा तो यहां पर ही अगर प्लांट लगेगा तो उससे क्या होगा, आयात घटेगा हमारा, जो अभी हम आयात पर ज्यादा निर्भर हैं, तो जो विदेशी मुद्रा अभी हम खर्च करते हैं उसकी एक तो बचत होगी। और पीएलआई जैसी जो योजनाएं होती हैं उसके माध्यम से इस चीज को, ऊर्जा सिक्योरिटी को और बढ़ाया जा सकता है। आप जानते हैं पीएलआई योजना जो होती है उसमें क्या किया जाता है, इसमें घरेलू और विदेशी जो कंपनियां होती हैं उसको भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विनिर्माण के लिए 5 वर्ष तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर, मतलब जितना उनका राजस्व होगा उसके परसेंटेज के आधार पर उनको वित्तीय लाभ दिया जाता है ताकि यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके। तो इस योजना के तहत ऊर्जा सुरक्षा एक तो होगी, बेहतर होगी। साथ ही साथ जब यहीं पर इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहीं पर अगर इंजीनियरिंग इकाई लगेगी, आरएनडी होगा, लॉजिस्टिक्स होगा, सर्विसिंग होगी, तो सारी चीजों पर आप जब लोगों की आवश्यकता होगी, तकनीकी की आवश्यकता होगी, तो आपको टेक्निकल भी जरूरी होंगे, आपको श्रम भी जरूरत पड़ेगी, तो रोजगार और उद्योग का विकास होगा। दूसरा पक्ष ये है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जब आप इस दिशा में काम करेंगे तो बाकी जो अन्य देश हैं वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो निवेश का भी आकर्षण होगा। क्योंकि निवेश, अगर आप निवेश लायक माहौल देते हैं तो बाहर का निवेश आकर्षित होता है। क्योंकि पीएलआई को ही देख ली, मार्च 2020 में इसको शुरू किया गया और इस योजना में आरंभ में 3 उद्देश्यों को लक्षित किया गया था। पहला उद्देश्य क्या था, मोबाइल और उसके संघटक जो विनिर्माण की इकाइयां हैं, यानी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के दिशा में इसको पीएलआई को लाया गया। फिर उसके बाद विद्युत घटक में लाया गया, विद्युत से जुड़ी हुई जो भी विनिर्माण की चीजें थी। उसके बाद चिकित्सा उपकरण में भी लाया गया, बाद में से 14 क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया था। तो इसका लाभ देखने को मिला, निवेश आकर्षित हुआ। तो इस तरह से यहां भी निवेश क्या होगा, आकर्षित होगा। एक तो पर्यावरणीय लाभ होगा, अगर हम सौर ऊर्जा से ज्यादा बिजली बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में निवेश आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसी इकाइयां हमारी डेवलप होंगी, तो ज्यादा बिजली जो बनेगी वो कैसे बनेगी, तो गैर जीवाश्म ईंधन से बनेगी। तो जो CO2 का एमिशन होता है, CO2 का उत्सर्जन होता है या अन्य जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इससे पर्यावरण को क्या होगा, लाभ होगा। आर्थिक लाभ और निर्यात भी बढ़ेगा। अब देखिए, निवेश आएगा तो आर्थिक लाभ होगा। आप अगर कोई चीज ज्यादा बेहतर बनाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका आप निर्यात भी करेंगे, और जब निर्यात करेंगे तो सोलर एनर्जी के फील्ड में आप जो है निर्यातक तो होंगे ही, उससे आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, एक महाशक्ति के रूप में भी आप स्थापित हो सकेंगे। तो ये ढेर सारे ऐसे पक्ष हैं जो इसके इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं। अब सौर ऊर्जा की वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान स्थिति यह है कि 2030 तक हमने टारगेट रखा था कि हम 500 जो गीगावाट है उसका लक्ष्य हमने रखा है। अब भारत ने 251.5 गीगावाट गैर जीवाश्म यानी नॉन फॉसिल से की जो स्थापित क्षमता है उसको पार कर लिया है, यानी कि इसका आधा से अधिक हमने क्या कर लिया है, पार कर लिया है। कुल स्थापित पावर में 50% हिस्सा
गैर जीवाश्म स्रोतों का है, और जो लक्ष्य हमने तय किया था वो 5 वर्ष पहले ही हमने हासिल कर लिया है। तो ये वर्तमान की स्थिति है। वर्तमान की स्थिति काफी संतोषजनक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 2028 तक जाते जाते हम मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अब इसमें किसका किसका योगदान रहा, आपके परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो कौन सी योजनाएं हैं जो भारत के लिए इस कथन को पुष्ट करती हैं कि 2028 तक भारत मैन्युफैक्चरिंग में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या अगर नहीं होगा तो क्या वो पक्ष हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जिन योजनाओं ने आपको इन लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान दिया है। उस योजना को भी आपको एग्जाम्पल देना हो, एग्जामिनेशन में लिखना हो, ऐसे में लिखना हो, तो इन योजनाओं को भी आपको याद रखना होगा। जैसे एक योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना का योगदान आप कहीं भी एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। जैसे फरवरी 2024 में इसको लॉन्च किया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी थी। क्यों दी थी? तो इससे जो सोलर रूफटॉप लगते हैं, इस रूफटॉप सिस्टम के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाएं, इसलिए इस योजना को लाया गया। अब इसमें कैसे लोग अपनाएंगे? अगर अभी लोग खरीदते हैं तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर सरकार सब्सिडी देती है तो लोगों को कीमत कम हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, सरकार कह रही है कि 50 रुपए हम आपको दे देंगे, तो वो चीज अब 50 रुपए की ही पड़ी। तो इस तरह से सब्सिडी के माध्यम से इन चीजों को जानबूझ के सस्ता किया जा रहा है, ताकि एक तो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें भी, और साथ साथ प्रदूषण को कम करें, CO2 के एमिशन को कम करें, और साथ साथ इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अगर सोलर एनर्जी बनाने का सिस्टम होगा, इकोसिस्टम हमारा बनेगा, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे अपने आप धीरे धीरे ये पूरा तंत्र जो है विकसित हो जाएगा। और कल को अगर हम इंजीनियरिंग में अगर इसके मैकेनिक भी हमको चाहिए, इस क्षेत्र के इंजीनियर भी चाहिए, तो लोग इस क्षेत्र में अपनी पढ़ाइयां भी करेंगे कि सोलर एनर्जी जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में होगी, कोई दिक्कत आएगी तो उस मैकेनिक की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम उसको खोजेंगे, तो रोजगार सृजन भी होगा। तो इस तरह से हर चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इसलिए सरकार अभी क्या कर रही है, इस चीज को, सब्सिडी को बढ़ावा दे रही है, सोलर रूफटॉप जो सिस्टम अपनाने को बढ़ावा दे रही है। इसमें सरकार क्या करती है, वित्तीय रूप से सहायता करती है, आपको इंस्टॉलेशन में भी सुविधा प्रदान किया जाता है, सब कुछ आपको यहां पर बहुत सुविधाजनक बनाया जाता है। और इसका उद्देश्य यह था कि 1 करोड़ परिवार को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराई जाए। मुफ्त बिजली कैसे होती है? इसी पैनल से बिजली जो बनती है उसमें हर महीने उनको 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। अगर ये इससे उत्पादन भी होता है, ज्यादा आप बनाएंगे तो उससे आपकी क्रेडिट भी होगी। अब इसका कौन कोऑर्डिनेशन करता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी यानी NPIA, और राज्य स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी यानी SIA के माध्यम से होता है। अब दूसरी योजना प्रमुख है PM कुसुम योजना। ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो गांव में पंप लगते हैं जिनसे सिंचाई होती है, वो पंप बिजली से चलते हैं। अब उस बिजली को अगर हम सौर ऊर्जा से जोड़ देंगे, सौर ऊर्जा के माध्यम से, तो क्या होगा? हम जाहिर सी बात है कि उस बिजली का जो कंजम्पशन हो रहा है, उस बिजली को जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो जीवाश्म ईंधन से बनी हुई बिजली है, वो गैर जीवाश्म ईंधन से बनेगी, तो जाहिर सी बात है फायदा होगा। तो इसमें इस योजना का अहम योगदान है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ये PM कुसुम योजना है, और कृषि क्षेत्र को डीजल से मुक्त करने के लिए, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है, पंप चलता है डीजल से, तो उससे प्रदूषण हो रहा है, तो उसको मुक्त, डीजल मुक्त बनाने के लिए 2019 में इस योजना को शुरू किया गया, और इस योजना का काफी लाभ हुआ। मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता से जोड़ना इसका लक्ष्य है। स्टैंड अलोन सौर पंप जो होते हैं या ग्रिड से जुड़े मौजूदा कृषि पंप हैं, उनको कैसे सौर ऊर्जा से संचालित किया जाए, इसी के लिए यह योजना है। कुल लागत का 30 से 50% तक लगभग केंद्रीय सरकार इसमें सब्सिडी देती है, यानी यहां भी सहायता दी जाती है, और इसका भी परिणाम बेहतर होता है। इसके 3 घटक होते हैं। घटक A है, उसमें 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले जो छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र हैं, उनकी स्थापना के माध्यम से यह टारगेट है कि 10,000 मेगावाट सौर क्षमता हासिल की जाएगी। घटक B के अंतर्गत 20 लाख एकल सौर ऊर्जा संचालित जो कृषि पंप है, उनको स्टैब्लिश किया जाएगा। और घटक C है, जिसमें 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण होगा, यानी कि कृषि पंप जो है वो ग्रिड से जुड़ी हुई व्यवस्था से जोड़े जाएंगे उसके माध्यम से। तो 3 इसके घटक हैं। ये 2 योजनाएं थी। इसी तरह से PLI स्कीम है, जो आपको बताया ही गया, जिसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कहते हैं। 24,000 करोड़ रुपए में भी इसमें लगाए गए। और सरकार ये कहती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है, उत्पादन आधारित इंसेंटिव देती है। यानी कि जो आपको बताया गया कि PLI योजना में चाहे घरेलू हो या विदेशी कंपनी हो, आप जितना उत्पादन करेंगे उसमें 5 वर्ष तक उसको आपके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर ही आपको वित्तीय लाभ दिया जाएगा। तो उससे उनको भी इंसेंटिव मिलता है, तो उनको कार्य करने को प्रोत्साहन मिलता है। तो PLI स्कीम भी इसमें सहायक हुई है।
जीएसटी में जैसे आप इस तरह की ऊर्जा को बनाने वाली जो चीजें हैं उसमें अगर जीएसटी की दरों में आप कटौती करते हैं तो उससे भी फायदा होगा। हाल ही में जैसा कि देखा गया, जो नवीकरणीय उपकरण है उसमें जीएसटी 12% से घटाकर 5% में उसको किया गया। तो चाहे वो डीलर होगा चाहे उपभोक्ता होगा, इन दोनों पर को शुरुआती जो इनकी लागत होती है वो क्या होगी, कम होगी। और शुरुआती लागत कम होगी तो लोग इसकी तरफ जाएंगे, इससे दूर नहीं हटेंगे। अगर शुरुआती लागत ही ज्यादा होती है तो कई बार भले ही लॉन्ग टर्म उसका फायदा हो, लोग उस तरफ आकर्षित नहीं हो पाते हैं। तो ये बात भी यहां पर प्लस है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आरपीओ हो गया। आरपीओ का मतलब रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। इसका मतलब नवीकरणीय खरीद जो होती है उसका दायित्व निर्धारित कर दिया जाए। कुल खरीद में कुछ हिस्सा आप क्या करेंगे, नवीकरणीय जो ऊर्जा है उससे संबंधित खरीद आपकी, उसमें कुछ हिस्सा उसका होना चाहिए। तो यह भी कारगर होता है। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके लिए यह बाध्यकारी बना दिया गया है कि आप आरपीओ यानी कि कुछ हिस्सा आपका ऐसा होना चाहिए जो नवीकरणीय ऊर्जा के सृजन में योगदान दे रहे हो। इसके माध्यम से भी सहायता मिलती है। ऐसे ही पीपीए होता है, यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि अगर नवीकरणीय ऊर्जा को बनाने वाली कोई कंपनी है तो उसकी खरीद को तय कर दिया जाए कि भाई ऐसा नहीं है कि आप ऊर्जा बना रहे हैं आपकी खरीद नहीं होगी। तो एक एग्रीमेंट बन गया पीपीए के थ्रू, पावर परचेज एग्रीमेंट बन गया कि आप अगर इतने ऊर्जा इतने मेगावाट की बिजली उत्पन्न कर रहे हैं तो इतने साल तक इतने रुपए की दर से आपकी जो है ऊर्जा की खरीद होगी। तो वो भी आश्वस्त है कि उनको एक हम कह सकते हैं वित्तीय सुरक्षा मिल रही है। इसी तरह से बिजली बनाने वाली कंपनी, खरीदने वाले जो कोई भी कंपनी है, उनके बीच में एक लंबे समय का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि दोनों को सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा इसके लिए जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है वो व्यवस्था की गई है ताकि लोग अगर इस दिशा में बढ़ना चाहें, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में कोई काम करना चाहे, स्टार्टअप करना चाहे, तो उनको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू एक साथ बहुत जगह न दौड़ना पड़े। उसके लिए एक ही जगह पर जब किसी व्यवस्था को लाया जाता है तो उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस कहते हैं। बहुत तरह के कागजी झंझट हो, कोई काम जटिल हो जाए तो लोग वैसे ही उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। तो ये कुछ अन्य उपाय भी हैं जिसकी वजह से इसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, किया जा रहा है, उसी का ये परिणाम है। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपको दृष्टि आईएएस की तरफ से मिल रही है 50% तक की छूट, और ये 13 से 15 सितंबर तक छूट रहेगी। सभी ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको ये छूट मिल रही है। बुक्स पर भी आपको 25% की छूट मिल रही है। साथ ही साथ इसके लिए और विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो 8750187501 वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। अंत में अभ्यास प्रश्न की बारी है, और अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि भारत ने स्वदेशी सोलर सेल्स, वेफर्स और इंगॉट्स बनाने का लक्ष्य किस साल तक रखा है? 2025, 26, 28 या 30? तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।